हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये फिजिक्स का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है आधुनिक भौतिकी, मॉडर्न फिजिक्स। और ये अध्याय 13 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आधुनिक भौतिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जो न्यूटन पश्चात अवधारणाओं और सिद्धांतों से संबंधित है। यह शाखा मुख्यतः 20वीं शताब्दी की महत्वपूर्ण खोज एवं नव विकसित अवधारणाओं के आधार पर विकसित हुई है। इन अवधारणाओं में क्वांटम यांत्रिकी तथा आइंस्टीन के द्वारा प्रस्तुत सापेक्षता का सिद्धांत प्रमुख है। आधुनिक भौतिकी एक विस्तृत अध्ययन क्षेत्र है जिसकी प्रमुख उप शाखाएं हैं जो कि निम्नवत है। तो देखिए, आधुनिक भौतिकी की जो पहली शाखा है परमाणु भौतिकी, नाभिकीय भौतिकी, क्वांटम भौतिकी और चौथा है ब्रह्मांड विज्ञान एवं अंतरिक्ष अन्वेषण। इन सभी को बारी बारी से हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। देखिए, परमाणु भौतिकी, इसके अंतर्गत अगर बात करें तो परमाणविक संरचना, अपरमाणविक कणों के गुणधर्मों तथा विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्रों के साथ उनकी अंतर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। परमाणु भौतिकी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसके अंतर्गत एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स और इसके गुणधर्म तथा विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों के साथ उनकी अंतर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। नाभिकीय भौतिकी के संदर्भ में अगर बात करें तो इसके अंतर्गत परमाणु नाभिक एवं नाभिकीय कणों, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो इसके अंतर्गत परमाणु नाभिक एवं नाभिकीय कणों की संरचना तथा विभिन्न नाभिकीय अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, नाभिकीय अभिक्रियाओं यानी संलयन और विखंडन अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद है क्वांटम भौतिकी। क्वांटम भौतिकी यांत्रिकी, याद रखिएगा, जो क्वांटम भौतिकी है इसके अंतर्गत अगर डिस्कस करें तो यांत्रिकी की इस शाखा में अणुओं और परमाणुओं तथा नाभिकीय कणों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद है ब्रह्मांड विज्ञान एवं अंतरिक्ष अन्वेषण। इस शाखा में ब्रह्मांड की उत्पत्ति, संरचना एवं विभिन्न खगोलीय पिंडों की गति का अध्ययन किया जाता है। अंतरिक्ष अन्वेषण के अंतर्गत कृत्रिम उपग्रहों, अंतरिक्ष यानों, रोवर्स आदि का प्रक्षेपण एवं उनसे प्राप्त सूचना का विश्लेषण व अध्ययन किया जाता है। इसके बाद है परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। अणु जो है किसी तत्व या यौगिक का वह लघुत्तम स्वरूप जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है तथा उस तत्व अथवा यौगिक के सभी रासायनिक गुणों को प्रदर्शित करता है, अणु कहलाता है। इसके बाद एटॉम यानी परमाणु क्या है? तो तत्व का वह लघुत्तम स्वरूप जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। याद रखिएगा, जो अणु है किसी तत्व या यौगिक का वह लघुत्तम स्वरूप होता है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। परमाणु क्या है? तो तत्व का वह लघुत्तम स्वरूप जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है, तत्व का परमाणु कहलाता है। परमाणु अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है जिन्हें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। ठीक है, अणु परमाणु किसे कहते हैं, याद रखिएगा। देखिए, इसके बाद है अपरमाणविक। जो अपरमाणविक है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो है, इसमें जो पहला है वो है इलेक्ट्रॉन। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यह एक इलेक्ट्रॉन जो है, यह एक ऋण आवेशित कण है जिसकी खोज जो है 1897 ईस्वी में किसने किया था? जे थॉमसन ने। याद रखिएगा, यहां से प्रश्न पूछे गए हैं। तो इलेक्ट्रॉन क्या है? एक ऋण आवेशित कण है। इसका खोज 1897 ईस्वी में जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के 1/1836वें भाग के बराबर होता है। इसी आधार पर थॉमसन ने यह निष्कर्ष दिया कि परमाणु विभाज्य कण है। याद रखिएगा, अगैर इलेक्ट्रॉन परमाणु की संरचनात्मक इकाई है। इसके बाद है प्रोटॉन। ठीक है, वर्ष 1886 ईस्वी में जर्मन भौतिकी विज्ञानी ई गोल्डस्टीन ने कैनाल किरणों की खोज की और बताया कि ये किरणें धनावेशित कणों से निर्मित है। किससे? पॉजिटिवली, यानी धनावेशित कणों से जो है निर्मित है। वर्ष 1919 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने अपने प्रयोगों से सिद्ध किया कि परमाणु के केंद्र में धनावेशित कणों का संकेंद्रण होता है। रदरफोर्ड ने इन इलेक्ट्रॉनों को प्रोटॉन नाम दिया और इस प्रकार धनावेशित कणों के रूप में प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन के द्वारा की गई थी, जबकि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की खोज या उपस्थिति रदरफोर्ड के द्वारा सिद्ध की गई थी।
इसके बाद है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज 1932 में ब्रिटिश भौतिकी विज्ञानी जेम्स चैडविक, ठीक है, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? जेम्स चैडविक ने किया था। न्यूट्रॉन जो है हाइड्रोजन के अतिरिक्त अन्य सभी परमाणुओं के नाभिक में प्रोटॉनों के साथ संयोजित होते हैं। किसके अतिरिक्त? तो हाइड्रोजन के अतिरिक्त, याद रखिएगा। न्यूट्रॉन जो है एक बेधुत उदासीन कण है, ठीक है, क्या है? बेधुत उदासीन कण है न्यूट्रॉन, न्यूटन, याद रखिएगा। और इस पर शून्य आवेश होता है, परंतु इसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जो देखिए यहां पे जो है प्रमुख अपरमाणुक कण जो है इसके मूल कण का जो चिन्ह है परम आवेश कूलॉम में, सापेक्ष आवेश द्रव्यमान और जो है द्रव्यमान AMU जो है म्यू में दिया गया है। तो इलेक्ट्रॉन का जो चिन्ह है ई से स्मॉल ई से इसे इंडिकेट करते हैं। और आवेश क्या है? -1.6022 गुणे 10 के पावर -19, सापेक्ष आवेश -1, और द्रव्यमान जो है केजी में 9.1094 गुणे 10 के पावर -31, और द्रव्यमान AMU जो म्यू है इसका मान जो है 0 है। प्रोटॉन P इसका परम आवेश जो है +1, यानी ये क्या होता है? पॉजिटिव होता है, +1.6022 गुणे 10 के पावर -19 कूलम, और सापेक्षिक आवेश जो होता है +1 होता है इस पे, और द्रव्यमान जो है केजी में 1.67262 गुणे 10 के पावर -27, और द्रव्यमान AMU म्यू जो है 1 है। न्यूट्रॉन का आवेश 0 होता है, सापेक्ष आवेश 0 होता है, द्रव्यमान जो होता है 1.67493 गुणे 10 के पावर -27, और द्रव्यमान जो है 1 है। देखिए उपयुक्त प्रमुख अपरमाणुक कणों के अतिरिक्त कुछ नवीन जो है तत्वों की भी खोज की गई है। कुछ कह सकते हैं कि नवीन खोज, प्रमुख अपरमाणुक कणों के अतिरिक्त कुछ नवीन तत्वों की जो है खोज हुई है, जिसका संक्षिप्त वर्ण आप देख सकते हैं, जैसे पॉजिट्रॉन है। पॉजिट्रॉन, इसकी खोज 1932 ईस्वी में एंडरसन के द्वारा की गई थी। यह धन आवेशित मूल कण है, इसका द्रव्यमान और आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। तो याद रखिएगा पॉजिट्रॉन का खोज कब हुआ था? 1932 में। किसके द्वारा? एंडरसन के द्वारा। इसका द्रव्यमान और आवेश जो होता है इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, इसीलिए इसे एंटी इलेक्ट्रॉन कण भी कहते हैं। इसके बाद है न्यूट्रिनो। यह पाउली के द्वारा 1930 ईस्वी में खोजा गया था। यह द्रव्यमान और आवेश रहित मूल कण है। न्यूट्रिनो कण दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है न्यूट्रिनो, दूसरा है एंटी न्यूट्रिनो। एंटी न्यूट्रिनो न्यूट्रिनो का प्रतिकण है। दोनों कणों के चक्रण की दिशा जो है एक दूसरे के विपरीत होती है। पाई मेसोन, पाई मेसोन क्या है? तो पाई मेसोन की खोज 1935 ईस्वी में जापानी वैज्ञानिक एच युकावा के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? एच युकावा। यह अस्थायी मूल कण है जो दो प्रकार का होता है, धनात्मक पाई मेसोन और ऋणात्मक पाई मेसोन। इसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 270 गुना होता है। इसके बाद है फोटोन। फोटोन जो है ये ऊर्जा के बंडल अथवा पैकेट होते हैं जो सदैव गतिशील अवस्था में होते हैं। अंतरिक्ष में प्रकाश एवं विद्युत चुंबकीय तरंगों का संचरण फोटोन की गति के कारण ही संभव होता है। फोटोन में कोई आवेश एवं द्रव्यमान नहीं होता है। परमाणु नाभिक, एटॉमिक जो नाभिक है, तो याद रखिएगा परमाणु नाभिक। परमाणु नाभिक की खोज जो है नाभिकीय भौतिकी के जनक अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा 1911 में की गई थी। तो नाभिक का जो घनत्व होता है कितना होता है? 10 के पावर 17 किलोग्राम बटा घन मीटर होता है। नाभिक परमाणु का सकेंद्रीय भाग होता है। यह आकार में अत्यंत सूक्ष्म परंतु सघन होता है। नाभिक का व्यास जो है 10 के पावर -15 मीटर से जो है 10 के पावर -14 मीटर के मध्य होता है। और नाभिक परमाणु के कुल आकार का लगभग क्या है? नाभिक परमाणु के कुल आकार का लगभग जो है याद रखिएगा लगभग 1/1,00,000वां भाग होता है। परंतु परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान 99.9% नाभिक में ही स्थित होता है। नाभिक में धनावेशित प्रोटॉन एवं उदासीन न्यूट्रॉन कण उपस्थित होते हैं, इसीलिए नाभिक पर धनावेश पाया जाता है। नाभिक में उपस्थित होने के कारण प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन कणों को न्यूक्लियॉन कहा जाता है। 1 फर्मी मीटर बराबर 10 के पावर -15 मीटर होता है। नाभिकीय बल, परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन
ठीक है, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन को परस्पर बांधे व संगठित रखने वाला आकर्षण बल नाभिकीय बल कहलाता है। यह बल नाभिक को अस्थायी बनाने का प्रयास करता है, परंतु नाभिकीय बल इस प्रतिकर्षण बल से अधिक प्रभावी होता है। नाभिक अस्थायी बना रहता है। नाभिकीय बल की उत्पत्ति नाभिकीय कणों के मध्य में सौन कणों के विनिमय से हुई मानी जाती है। नाभिक का जो है अस्थायित्व, नाभिक का अस्थायित्व उसमें उपस्थित न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के अनुपात पर जो है निर्भर करता है, याद रखिएगा। 1:1 ऐसे तत्व जिनके नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की जो संख्या होती है इसका अनुपात होता है और वे तत्व सर्वाधिक अस्थायी होते हैं। देखिए यह अनुपात जो है 1:5 से अधिक हो जाए तो नाभिक रेडियो सक्रिय हो जाता है और यह स्वतः क्षयित होने लगता है, इसका डिस्ट्रॉय होने लगता है। परमाणु संख्या 82 से ऊपर के तत्वों में यह अनुपात जो है 1:5 से 1:6 के मध्य होता है, इसीलिए ये सभी तत्व रेडियो सक्रिय पदार्थों की श्रेणी में आते हैं। इसके बाद है समस्थानिक आइसोटॉप्स। समस्थानिक क्या है? समस्थानिक एक ही तत्व के भिन्न भिन्न परमाणु होते हैं। समस्थानिक जो होता है एक ही तत्व के भिन्न भिन्न परमाणु होते हैं जिनका परमाणु क्रमांक समान किंतु परमाणु भार भिन्न होता है। किसी तत्व के सभी समस्थानिकों के रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं परंतु भौतिक गुणधर्म भिन्न होते हैं। जैसे क्लोरीन के समस्थानिक आप देख सकते हैं 17Cl35 व 17Cl37। तो क्या है यहाँ पे? तो किसी तत्व के सभी समस्थानिकों के जो रासायनिक गुणधर्म हैं वो समान होते हैं परंतु भौतिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं, याद रखिएगा। देखिए हाइड्रोजन के समस्थानिक, प्रोटियम समस्थानिक का जो प्रतीक है 1H1, प्रोटॉन 1 है, इसमें न्यूट्रॉन 0 है और इलेक्ट्रॉन 1 है। ड्यूटेरियम में समस्थानिक का जो प्रतीक है 1H2 है, इसमें प्रोटॉन 1 है, न्यूट्रॉन 1 है और इलेक्ट्रॉन 1 है। ट्राइट्रियम, ट्राइट्रियम जो है इसमें जो है समस्थानिक का जो प्रतीक है, इसमें प्रतीक याद रखिएगा 1H3 है और इसमें प्रोटॉन की जो संख्या है वह है 1, ठीक है, और न्यूट्रॉन 2 है, इसके बाद इलेक्ट्रॉन 1 है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, समस्थानिकों के उपयोग क्या है? तो देखिए समस्थानिकों के उपयोग, यूज ऑफ आइसोटोप्स। कैंसर के उपचार में कोबाल्ट का समस्थानिक कोबाल्ट 60 का प्रयोग होता है। कैंसर के उपचार में कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा, यहां से प्रश्न पूछे गए हैं। परमाणु भट्टी में यूरेनियम के समस्थानिक का प्रयोग होता है। घेंघा रोग में आयोडीन के समस्थानिक I131 का प्रयोग होता है। कार्बन डेटिंग में कार्बन के समस्थानिक C14 का प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय श्रृंखला नियंत्रण में हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम का प्रयोग होता है। रेडियो सक्रिय समस्थानिकों का उपयोग भूमिगत तेल और गैस पाइपलाइनों में रिसाव का पता लगाने के लिए जो है इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद है समभारिक, आइसोबार्स। समभारिक क्या है? तो ऐसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक असामान्य हो, ठीक है, ऐसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक जो है असमान हो किंतु द्रव्यमान संख्या अथवा परमाणु भार समान हो, समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे समभारिकों में प्रोटॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है परंतु द्रव्यमान संख्या समान होती है। द्रव्यमान संख्या यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलाकर जो बनेगा वो द्रव्यमान संख्या कहलाएगा। तो यहां पे आप देख सकते हैं समभारिक जो 20Ca40 जो है इसका जो न्यूट्रॉनों की संख्या जो है इसमें 20 है, प्रोटॉन भी 20 है, ठीक है। 20 कैसे है? तो जो न्यूट्रॉन में से आप घटा दीजिएगा जो है 40 में से, तो न्यूट्रॉन घटेगा तो प्रोटॉन बचेगा। तो प्रोटॉन जो है 20 है और द्रव्यमान संख्या 20 + 20 = 40, तो ये हो जाएगा आपका द्रव्यमान संख्या। जैसे 18Ar40 जो है, ठीक है, इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं? 22 हैं। जब आप देखिए प्रोटॉन इसमें 18 है और इसमें जो न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन को घटा दीजिएगा पूरे मतलब द्रव्यमान में से, तो आपका जो है न्यूट्रॉन निकल आएगा। तो न्यूट्रॉन क्या है? 22 + 18 = 40, ठीक है, तो याद रखिएगा। द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्य संबंध, ठीक है, द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता संबंध जो है इसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। तो 1905 ईस्वी में अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत जो है दिया था, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया था, सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन ने कब? 1905 में। और इस सिद्धांत के अनुसार द्रव्यमान और ऊर्जा एक दूसरे पर निर्भर करते हैं।
सूर्य की संपूर्ण नाभिकीय ऊर्जा का जो स्रोत है उसके द्रव्यमान का ऊर्जा में रूपांतरण है। आइंस्टीन ने इसे एक सूत्र के द्वारा जो है समझाया था, E बराबर mc²। E क्या है? तो उत्पन्न ऊर्जा, m द्रव्यमान, c जो है निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। तो याद रखिएगा इनका जो सूत्र है E बराबर mc²। नाभिकीय विखंडन क्या है? नाभिकीय विखंडन तो देखिए वह प्रक्रिया जिसमें एक भारी नाभिक दो या दो से अधिक अपेक्षाकृत हल्के नाभिकों में टूट जाते हैं। नाभिकीय विखंडन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है? तो वह प्रक्रिया है नाभिकीय विखंडन, वह प्रक्रिया जिसमें एक भारी नाभिक दो या दो से अधिक अपेक्षाकृत हल्के नाभिकों में टूट जाते हैं, नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन का मतलब टूटना। तो एक भारी नाभिक हल्के नाभिकों में टूट जाता है तो नाभिकीय विखंडन कहलाता है। भारी तत्वों के नाभिकीय विखंडन की खोज जो है 1938 में जर्मन वैज्ञानिक ऑटो हान के द्वारा और उनके सहयोग फ्रिट्ज स्टॉक, देखिए इन दोनों का नाम याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो नाभिकीय विखंडन की खोज 1938 ईस्वी में जर्मन वैज्ञानिक ऑटो हान तथा उनके सहयोग फ्रिट्ज स्ट्रॉसमैन ने की थी। ठीक है, तो ऑटो हान और उनके सहयोगी फ्रिट्ज स्ट्रॉसमैन, इन दोनों का नाम याद रखिएगा। यूरेनियम 235 के नाभिक पर एक न्यूट्रॉन की बौछार करने पर यूरेनियम जो है बेरियम तथा क्रिप्टॉन में विघटित हो जाता है। तो यूरेनियम 235 के नाभिक पर एक न्यूट्रॉन की बौछार करने पर यूरेनियम बेरियम और क्रिप्टॉन में क्या हो जाता है? विघटित हो जाता है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। और देखिए यहां पे आप देख सकते हैं द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता सिद्धांत के आधार पर यूरेनियम 235 का विखंडन होने पर अत्यधिक ऊर्जा जो है मुक्त होती है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहां पे एक जो है यहां पे क्या किया जा रहा है, यहां पे जो है एक मतलब कि न्यूट्रॉन की बौछार किया जा रहा है यूरेनियम 235 के नाभिक पर। तो आप देख सकते हैं कि विखंडित होने पर जो है सबसे ज्यादा यहां पे ऊर्जा जो है मुक्त होती है। श्रृंखला अभिक्रिया क्या है? चैन रिएक्शन क्या है? देखिए चैन रिएक्शन जो है श्रृंखला अभिक्रिया, नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया में भारी नाभिक पर एक न्यूट्रॉन की बौछार करने पर 3 न्यूट्रॉन प्राप्त होते हैं। ये न्यूट्रॉन पुनः विखंडन का कारण बनते हैं। इस प्रकार विखंडन की एक नाभिकीय श्रृंखला सी निर्मित हो जाती है और यह तब तक जारी रहती है। तो याद रखिएगा नाभिकीय जो अभिक्रिया जो श्रृंखला अभिक्रिया चैन रिएक्शन, नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया में भारी नाभिक पर एक न्यूट्रॉन की बौछार करने पर 3 न्यूट्रॉन प्राप्त होते हैं। ये न्यूट्रॉन पुनः विखंडन का कारण बनते हैं और इस प्रकार विखंडन की एक नाभिकीय श्रृंखला सी निर्मित हो जाती है और यह तब तक जारी रहती है जब तक कि संपूर्ण यूरेनियम समाप्त नहीं हो जाता है। श्रृंखला अभिक्रिया 2 प्रकार की होती है। तो पहला प्रकार है नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया और दूसरा जो है अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया क्या है? नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में प्राप्त 3 नए न्यूट्रॉनों में से 2 न्यूट्रॉनों को अवशोषित कर लिया जाता है, जिसके कारण अभिक्रिया नियंत्रित हो जाती है। परमाणु रिएक्टर में नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है। अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया क्या है? तो अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया में नाभिकीय विखंडन के दौरान उत्पन्न न्यूट्रॉनों पर कोई नियंत्रण नहीं होता है, जिससे द्रव्यमान प्रयुक्त पदार्थ का नष्ट होता है और असीम ऊर्जा उत्पन्न होती है। परमाणु बम इसी सिद्धांत पर कार्य करता है, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के सिद्धांत पर, परमाणु बम। इसके बाद एटॉमिक रिएक्टर क्या है, परमाणु रिएक्टर क्या है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। परमाणु रिएक्टर नियंत्रित नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया पर कार्य करता है। इस अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप मुक्त ऊर्जा से पानी को उच्च ताप पर वाष्प परिवर्तित किया जाता है तथा उससे टरबाइन चलाकर विद्युत उत्पन्न की जाती है। यह पहला परमाणु रिएक्टर जो है एनरिको फर्मी ने 1942 ईस्वी में निर्मित किया था। तो परमाणु रिएक्टर क्या है? एक याद रखिएगा, परमाणु रिएक्टर एक नियंत्रित नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया पर कार्य करता है और इस अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या होता है? मुक्त ऊर्जा से पानी को उच्च ताप पर वाष्प परिवर्तित किया जाता है और उससे टरबाइन चलाकर विद्युत उत्पन्न की जाती है। पहला परमाणु रिएक्टर जो है एनरिको फर्मी ने कब? तो 1942 में निर्मित किया था। परमाणु रिएक्टरों में न्यूट्रॉन के मंदन नियंत्रण के लिए भारी जल D2O का, ड्यूटेरियम ऑक्साइड का
D2O का और ग्रेफाइट का जो है उपयोग करते हैं। याद रखिएगा, परमाणु रिएक्टरों में न्यूट्रॉनों के मंदन के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो D2O और ग्रेफाइट का। कैडमियम और बोरान की नियंत्रक जो छड़ें हैं, किस किस की? तो कैडमियम और बोरान की। कैडमियम और बोरान की नियंत्रक छड़ें भी न्यूट्रॉन अवशोषण का कार्य करती है। यह नाभिकीय ऊर्जा का शांतिपूर्ण प्रयोग सुनिश्चित करता है। भारत में विभिन्न परमाणु ऊर्जा केंद्रों से परमाणु रिएक्टर के माध्यम से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। परमाणु रिएक्टर के माध्यम से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है, जिसके कुछ उदाहरण निम्नवत हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं उदाहरण। भारत में प्रमुख परमाणु ऊर्जा केंद्र हैं। कुल क्षमता दिया गया है, तो याद रखिएगा, तारापुर जो परमाणु ऊर्जा केंद्र है महाराष्ट्र में है, कुल क्षमता 1400 है। रावत भाटा राजस्थान कोटा में है, इसकी क्षमता 1080 है। कलपक्कम तमिलनाडु में है, इसकी क्षमता 440 है। नरौरा ये उत्तर प्रदेश में, इसकी क्षमता 440 है। काकरापारा गुजरात में, इसकी भी क्षमता जो है 440 है। और कैगा कर्नाटक में है, इसकी क्षमता 880 है। और कुडनकुलम जो है ये तमिलनाडु में है, 2000, इसकी क्षमता जो है 2000 की है। और ट्राम्बे जो है ये महाराष्ट्र में है, इसकी क्षमता जो है कितना है? याद रखिएगा, इसकी क्षमता 1400 है। ठीक है, इसके बाद है ब्रीडर रिएक्टर। जो ब्रीडर रिएक्टर है ये क्या है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो वह रिएक्टर जो प्रयुक्त विखंडनीय पदार्थ की तुलना में अधिक विखंडनीय पदार्थ उत्पन्न करता है। वह रिएक्टर जो प्रमुख विखंडनीय पदार्थ की तुलना में अधिक विखंडनीय पदार्थ उत्पन्न करता है, ब्रीडर रिएक्टर कहलाता है। इससे सामान्यतः थोरियम को, इसमें जो है कह सकते हैं कि सामान्यतः थोरियम को ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। ब्रीडर रिएक्टर में सामान्यतः थोरियम को उपयोग किया जाता है ईंधन के रूप में। और भारत में यूरेनियम की कमी और थोरियम की प्रचुरता के कारण फास्ट ब्रीडर रिएक्टर आधारित परमाणु ऊर्जा के उत्पादन पर बल दिया जा रहा है। नाभिकीय संलयन क्या है? न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है? जब दो या दो से अधिक हल्के परमाणु नाभिक, याद रखिएगा, जब दो या दो से अधिक हल्के परमाणु नाभिक परस्पर मिलकर एक अपेक्षाकृत भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, तो इस अभिक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। नाभिकीय संलयन में क्या होता है? दो या दो से अधिक हल्के परमाणु नाभिक जो है, परमाणु नाभिक परस्पर मिलकर एक अपेक्षाकृत भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। इसे ही या इसी अभिक्रिया को न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप इसमें हुई द्रव्यमान क्षति से ही ऊर्जा उत्पन्न होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, इसके जो रिएक्शन है, सूर्य की ऊर्जा और हाइड्रोजन बम की ऊर्जा का जो स्रोत है वो है नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया। यह अभिक्रिया जो है अत्यंत तीव्र तथा अनियंत्रित होती है। हाइड्रोजन बम परमाणु जो है बम से अधिक शक्तिशाली होता है। तो हाइड्रोजन बम परमाणु बम से भी अधिक शक्तिशाली होता है। क्यों? क्योंकि जो है यह नाभिकीय संलयन के अभिक्रिया के सिद्धांत पर कार्य करता है। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। रेडियो सक्रियता क्या है? रेडियो एक्टिविटी क्या है? परमाणु क्रमांक 82 से, जो परमाणु क्रमांक है 82 यानी 82 से अधिक परमाणु क्रमांक वाले नाभिक अस्थायी होते हैं और अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए अल्फा, बीटा तथा गामा किरणें उत्सर्जित करते हैं। तत्वों के उत्सर्जन की यह विशेषता जो है रेडियो सक्रियता तथा इन किरणों का उत्सर्जन करने वाले पदार्थ रेडियो सक्रियता पदार्थ कहलाते हैं। इनकी खोज जो है इनकी खोज याद रखिए AH बैकुरल, इसकी खोज जो है किसने? तो AH बैकुरल ने 1896 ईस्वी में की थी। रेडियो सक्रियता का SI बैकुरल है, इसका अन्य मात्रक क्यूरी है CI। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट जो पॉइंट है अर्ध आयु काल और हाफ लाइफ पीरियड। ये क्या है? वह समय जिसके अंतर्गत किसी रेडियो सक्रिय नाभिक की परमाणु संख्या अपनी प्रारंभिक परमाणु संख्या की आधी रह जाती है, वह तत्व जो है उस तत्व का अर्ध आयु काल कहलाता है। वह समय जिसके अंतर्गत किसी रेडियो सक्रिय नाभिक की परमाणु संख्या जो है अपनी प्रारंभिक परमाणु संख्या की आधी रह जाती है, तो उस तत्व का अर्ध आयु काल कहलाता है। रेडियम जो है, रेडियम का अर्ध आयु काल 1950 वर्ष व यूरेनियम
238 का अर्ध आयुकाल 4.46 बिलियन वर्ष है। अर्ध आयुकाल व टी हाफ टी कह सकते हैं, तथा 6 स्थिरांक के जो संबंध है, तो देखिए टी हाफ बराबर 0.693 बटा टी। तो इक्वेशन याद रखिएगा। रेडियो सक्रियता का दैनिक जीवन में प्रयोग क्या है? प्रयोग क्या है रेडियो सक्रियता का दैनिक जीवन में? तो पहला जो प्रयोग है, रेडियो सक्रियता का प्रयोग कृषि एवं खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, औषधियों, उद्योग एवं उनके शोध कार्यों में होता है। अधिक उपज देने वाले बीजों को उत्पन्न करने के लिए विकिरण प्रौद्योगिकी के प्रयोग के साथ साथ कटाई के बाद खाद्यान्नों के विकिरण प्रसंस्करण और फसल सुधार के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। मांस उत्पादों, मीट जो मांस है, मांस उत्पादों का गामा विकिरण के द्वारा संरक्षण के साथ साथ अनेक प्रकार की सब्जियों, फलों आदि को संरक्षित करने के लिए रेडियो सक्रिय तत्वों का प्रयोग किया जाता है। निदान, उपचार एवं स्वास्थ्य देखभाल में विकिरण समस्थानिकों का प्रयोग जैसे कैंसर आदि का उपचार के लिए भी प्रयोग होता है। स्वास्थ्य टीकों का विकिरण विसंक्रमण करने के लिए भी रेडियो सक्रियता कीले जो है लगाने में, ठीक है, टीके लगाने में, भूजल भंडारों की स्थिति और मात्रा का पता करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। जल गुणवत्ता में सुधार जैसे फ्लोराइड को जल से हटाकर पेयजल को विशुद्ध बनाने में भी इसका उपयोग होता है। भूमिगत पाइपों में रिसाव का पता लगाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, हिग्स बोसान अथवा गॉड पार्टिकल क्या है? हिग्स बोसान अथवा गॉड पार्टिकल, यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी तक इस प्रश्न को जो है कवर किया गया, यूपीएससी में भी इस प्रश्न को पूछा गया था। तो हिग्स जो देखिए, वैसे देखिए एनसीईआरटी जो सिलेबस है, यूपीएससी का जो सिलेबस है एनसीईआरटी ही है। तो एनसीईआरटी हर एग्जामों के लिए बहुत ही बेहतरीन माध्यम है, तो रिवीजन करते रहिए। आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एनसीईआरटी उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हिग्स बोसॉन जो है या गॉड पार्टिकल एक ऐसा कण है जिसके विषय में माना जाता है कि ये कण अदृश्य होते हुए भी पदार्थों के द्रव्यमान के स्रोत हैं। हिग्स बोसॉन गॉड पार्टिकल का TRAO स्रोत नामकरण ब्रिटिश वैज्ञानिक पीटर हिग्स के द्वारा और भारतीय भौतिकविद सत्येंद्रनाथ बोस के नाम पर पड़ा है। ठीक है, तो पीटर हिग्स और सत्येंद्रनाथ बोस यानी बोसॉन। तो हिग्स बोसॉन गॉड पार्टिकल का TRAO स्रोत नामकरण 2 वैज्ञानिकों के नाम पर पड़ा है। पीटर हिग्स, जिनका लास्ट वाला जो नेम है, सरनेम जो है हिग्स ले लिया गया है, और बोसॉन जो सत्येंद्रनाथ बोस है, इनका बोस जो है बोसॉन में परिवर्तित हो गए हैं। तो इन दोनों के नामों पर हिग्स बोसॉन नाम दिया गया है। हिग्स याद रखिएगा, जो हिग्स है वाक्यरण की खोज की घोषणा जेनेवा स्थित सर्न प्रयोगशाला के द्वारा 4 जुलाई 2012 को की गई थी। इसके बाद है नैनो प्रौद्योगिकी, नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो प्रौद्योगिकी का तात्पर्य है नैनो आकार के आधार पर प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना, जो प्राय 10 के पावर -9 मीटर के बराबर होता है। इस प्रकार 1 नैनोमीटर 1 मीटर का 1 अरबवां भाग होता है। नैनो तकनीक संबंधी अवधारणा को 1959 में सर्वप्रथम भौतिक शास्त्री रिचर्ड फीनमैन ने प्रस्तुत किया था। किसने? रिचर्ड फीनमैन। इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नैनो प्रौद्योगिकी के व्यवहारिक अनुप्रयोग। नैनो प्रौद्योगिकी का व्यवहारिक प्रयोग अत्यंत सूक्ष्म उपकरणों तथा यंत्रों के निर्माण के अतिरिक्त औषधि तथा जैव प्रौद्योगिकी, पदार्थ विज्ञान, कंप्यूटर तथा सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में व्यापक रूप से किया जाता है। नैनो मेडिसिन के क्षेत्र में इसका प्रयोग नए प्रकार के संवेदकों के निर्माण, रोगों की पहचान, नियंत्रित एवं प्रभावी रूप से दवाओं को शरीर में वितरित करने तथा उन्हें शरीर के निश्चित भागों तक पहुंचाने में किया जाता है। नैनो द्रव्य के अंतर्गत नैनो परिमाण पर पदार्थों का गुणधर्म ज्ञात किया जाता है। डीएनए नैनो तकनीक के द्वारा वैज्ञानिक, आणविक तथा विद्युत उपकरणों का निर्माण करने में संलग्न है। नैनो कार्बन ट्यूब, जो कि 1 नैनोमीटर आकार की होती है, हमारी रक्त प्रणाली में तैरकर शरीर के किसी भी भाग में दवाओं को सरलता से पहुंचा सकती है।
इसके प्रयोग से जैसे संवेदी नैनो नाक, कृत्रिम नैनो हड्डी, नैनो सेंसर आदि का विकास किया गया है। नैनो कणों के माध्यम से मृदा प्रबंधन किया जाता है। भूमिगत जल की शुद्धि के लिए नैनो कण, नैनो क्रोम तथा नैनो मेम्ब्रेन जैसी विधियों का निर्माण किया जा चुका है। इसी प्रकार नैनो फाइबर फिल्टर से जीवाणुओं, विषाणुओं तथा प्रोटोजुआओं और अन्य अत्यंत सूक्ष्म तथा हानिकारक तत्वों को जल से निकाला जा सकता है। नैनो प्रौद्योगिकी के प्रयोग से ऐसे नैनो रोबोट बनाए जा सकेंगे जो शरीर के विभिन्न भागों में रक्त के माध्यम से पहुंचकर कोशिकाओं का उपचार कर सकेंगे। इसके प्रयोग से खारे जल से नमक हटाकर उसे शुद्ध करना संभव है। नैनो प्रौद्योगिकी का प्रयोग सर्जरी में भी किया जा सकता है। नैनो प्रौद्योगिकी के प्रयोग से ऐसे जैव और संवेदियों का निर्माण संभव है जिनसे पशु रोगों की पहचान सरलता से की जा सकेगी। याद रखिएगा, ये सभी जो है मतलब कि नैनो प्रौद्योगिकी के व्यवहारिक अनुप्रयोग थे। याद रखना इंपॉर्टेंट है। भारत में नैनो प्रौद्योगिकी, नैनो टेक्नोलॉजी इन इंडिया 2004 में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स पर ध्यान केंद्रित करते हुए संस्थागत क्षमता निर्माण और मानव संसाधन विकास तथा नैनो प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान व विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु तथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई ने 100 करोड़ रुपए की लागत से बेंगलुरु में नैनो प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र की जो है स्थापना की। इसके साथ ही 25 करोड़ रुपए की लागत से भारतीय नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स उपयोग कार्यक्रम की भी शुरुआत उपयुक्त दोनों संस्थाओं की है। किसकी है? दोनों संस्थाओं की है, मुंबई और बेंगलुरु की। नैनो मिशन क्या है? 2007 में भारत सरकार के द्वारा नैनो मिशन का शुरुआत प्रारंभ किया गया। इस मिशन का प्रमुख उद्देश्य था भारत को नैनो प्रौद्योगिकी क्षेत्र में वैश्विक केंद्र बनाना। नैनो मिशन के प्रमुख लक्ष्य क्या क्या है? तो अनुसंधान क्षमता का निर्माण, मानव संसाधन का विकास, अनुसंधान उद्योग तथा शैक्षिक संस्थाओं के मत समन्वय स्थापित करना और विदेशी क्षेत्रों के सहयोग एवं समन्वय का स्वागत करना, प्रोत्साहन देना, उसे तीव्र करना। लेजर प्रौद्योगिकी क्या है? उद्दीप्त उत्सर्जन की प्रक्रिया का प्रयोग कर प्रकाश का प्रवर्धन करने वाली युक्ति को लेजर प्रौद्योगिकी कहते हैं। 1960 में प्रथम लेजर का प्रयोग जो है थियोडोर एच मैमन के द्वारा किया गया था। परंपरागत रूप से लेजर प्रकाश का उत्सर्जन रूबी क्रिस्टल के प्रयोग से जो है किया जाता है। वर्तमान में अर्धचालकों, द्रवों और अक्रिय गैसों से भी इनका उत्सर्जन किया जाता है। उद्दीप्त उत्सर्जन क्या है? परमाणु की उत्तेजित दशा में जब किसी निश्चित ऊर्जा का फोटोन उच्च ऊर्जा स्तर के इलेक्ट्रॉन से टकराता है तो इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर में वापस लौट आता है तथा उस ऊर्जा या फोटोन के बराबर ऊर्जा या फोटोन का उत्सर्जन करता है। इसे ही उद्दीप्त उत्सर्जन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। लेजर प्रकाश की विशेषताएं। इसका प्रकाश पुंज अत्यंत संकीर्ण परास का होता है तथा एक सीधी रेखा में गमन करता है। इसका प्रकाश एक वर्णीय यानी एक रंग का होता है अथवा यह जो है स्पेक्ट्रोस्कोपी के क्षेत्र में अधिक उपयोगी है। इससे उत्सर्जित तरंगे एक ही कला में एक ही फेज में होती है। लेजर के प्रकार क्या है? टाइप्स ऑफ लेजर। लेजर के प्रयोग और उनकी उत्पत्ति माध्यमों के आधार पर लेजर निम्नलिखित 6 प्रकार के होते हैं। ठोस अवस्था लेजर, डाई लेजर, गैस लेजर, अर्धचालक लेजर, मुक्त इलेक्ट्रॉन लेजर और रासायनिक लेजर। लेजर के अनुप्रयोग क्या क्या है? तो देखिए, औद्योगिक क्षेत्र में इन जो लेजर है, औद्योगिक क्षेत्र में इसका प्रयोग रत्न प्रसंस्करण, रत्न यानी आभूषण प्रसंस्करण, पुल, सुरंग, भवन, खनन आदि के लिए आदि सर्वेक्षण कार्यों में भी किया जाता है लेजर का प्रयोग। सूचना एवं संचार तकनीक जैसे ऑप्टिकल फाइबर में लेजर केबल का प्रयोग किया जाता है। इससे आवश्यक लंबाई, गहराई और ऊंचाई के त्रिविमीय यानी 3D चित्र बनाए जाते हैं। आंखों की शल्य चिकित्सा, दांत का उपचार, मुहासों का उपचार, विविध प्रकार के कैंसरों के उपचार में लेजर का प्रयोग किया जाता है। लेजर लाइट शो के रूप में मनोरंजन के क्षेत्र में भी इसका प्रयोग किया जाता है। प्रतिरक्षा, सुदूर संवेदन, कृषि, अंतरिक्ष आदि के क्षेत्र में भी लेजर का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है मेसर। मेसर क्या है? मेसर माइक्रोवेव एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। मेसर जो है इसका अर्थ है
विकिरण के उद्दीप्त उत्सर्जन से सूक्ष्म किरणों का प्रवर्धन। सामान्य रूप से मेसर भी लेजर के सिद्धांत पर ही कार्य करता है, परंतु इनमें प्रकाश एवं माइक्रोवेव का उत्सर्जन संबंध अंतर होता है। दूसरे शब्दों में अगर बात करें तो लेजर प्रकाश किरणों के पुंज का प्रयोग करता है, जबकि मेसर में माइक्रोवेव्स का प्रयोग होता है। मेसर तरंगों का प्रयोग समुद्र के अंदर जो है संदेश भेजने के लिए, मैसेज भेजने के लिए किया जाता है। साथ ही अनेक रोगों का उपचार भी मेसर तकनीक के द्वारा संभव है, याद रखिएगा। इसके बाद जो है रडार में मेसर का प्रयोग कर विमान आदि की अवस्थिति ज्ञात की जाती है और इसके द्वारा ग्रहों के संबंध में भी आवश्यक जानकारियां एकत्र की जाती है। इसके बाद है लीडार, लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। यह रिमोट सेंसिंग, याद रखिएगा, जो लीडार है लाइट डिटेक्शन एंड जो रेंजिंग है, यह रिमोट सेंसिंग की एक प्रणाली है जिसमें एयरबॉर्न पद्धति द्वारा जो है एकत्र की गई सूचनाओं का प्रयोग पृथ्वी के आकार और सतह संबंधी गुणों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो लीडार रिमोट सेंसिंग की एक प्रणाली है जिसमें एयरबॉर्न पद्धति के द्वारा एकत्र की गई सूचनाओं का प्रयोग पृथ्वी के आकार तथा सतह संबंधी गुणों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए किया जाता है। साथ ही इसका प्रयोग वायुमंडल का अध्ययन कर मौसम संबंधी जानकारी एकत्र करने के लिए भी किया जाता है। स्थानीय मानचित्रण संबंधी कार्यों में लीडार की अवरक्त तरंगदैर्घ्य के लेजर 1000 से 1064 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य का प्रयोग तथा सागर नीतल के मानचित्र के लिए जो है हरे रंग के लेजर प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। एक सामान्य लीडार उपकरण में एक लेजर, एक स्कैनर तथा एक विशेष जीपीएस होता है। ग्लोबल जीपीएस का फुल नेम क्या है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। यह उपकरण वायु परिवहन तथा जल परिवहन में प्रयुक्त होता है। इसके उपयोग एरोसोल का अध्ययन करने, बादलों की संरचना ज्ञात करने, वायुमंडलीय घटनाओं का अध्ययन करने, विभिन्न प्रदूषकों SO2 तथा CO2 आदि के स्तर और ध्वनि प्रदूषण की जांच करने में किया जाता है। खनन क्षेत्र में त्वरित सर्वेक्षण करने में, शहरी नियोजन, भू सर्वेक्षण, भूमि व मृदा के गुणवत्ता परीक्षण में और वानिकी प्रबंधन एवं नियोजन के क्षेत्र में भी जो है लीडार का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। एंटी लेजर क्या है? देखिए, एंटी लेजर जो है एक उपकरण है जो संवर्धित प्रकाश का अवशोषण कर उसे आंतरिक ऊर्जा तथा ऊष्मा में परिवर्तित कर देता है। इसे सुसंगत आदर्श अवशोषक कहते हैं। एंटी लेजर के प्रयोग, तार विहीन संचार प्रणाली में एंटी लेजर का प्रयोग किया जाता है। सिलिकॉन से निर्मित होने के कारण क्लाउड कंप्यूटिंग में इसका व्यापक प्रयोग होता है। अत्याधुनिक सुपर कंप्यूटरों में इसका प्रयोग संवेदक, स्विचों तथा अन्य घटकों के रूप में किया जाता है। वायुमंडल में उपस्थित प्रदूषक कणों की पहचान एवं उन्हें लक्षित करने में एंटी लेजर का प्रयोग होता है। ट्यूमर में हो रहे परिवर्तन का अध्ययन करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। रोबोटिक्स क्या है? रोबोटिक्स वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत रोबोट एवं उसकी संरचना, कार्यप्रणाली तथा अनुप्रयोग का सुव्यवस्थित तथा वैज्ञानिक रूप में अध्ययन किया जाता है। रोबोट एक चेक भाषा का शब्द है जिसका तात्पर्य शक्ति चालित मानव होता है। इसका एक अन्य शाब्दिक अर्थ बंधुआ, श्रमिक या गुलाम है। सर्वप्रथम 1913 में अमेरिका की एस्पेरी गायरोस्कोप कंपनी ने प्रथम सफल रोबोट का निर्माण किया। एक अन्य रोबोटिक गर्ल सऊदी अरब की सोफिया तथा भारत में निर्मित रोबोटिक गर्ल रश्मि का निर्माण किया गया है। रश्मि हिंदी, भोजपुरी तथा मराठी भाषाओं को बोल और समझ सकती है। रोबोट के प्रकार क्या है? तो रोबोट के प्रकार जो है गति के आधार पर, नियंत्रण के आधार पर और उपयोगिता के आधार पर। गति के आधार पर इनके दो प्रकार हैं, स्थिर रोबोट और संचल रोबोट। नियंत्रण के आधार पर प्री प्रोग्राम रोबोट और स्वायत्त या स्वतंत्र रोबोट। और उपयोगिता के आधार पर जो रोबोट हैं ये घरेलू रोबोट, सैन्य रोबोट, अंतरिक्ष, मेडिकल, औद्योगिक रोबोट, सहायक रोबोट, ह्यूमनॉइड रोबोट, नैनो रोबोट और ऑगमेंटिंग रोबोट, ये सभी जो है ये क्या है? उपयोगिता के आधार पर है। ठीक है, रोबोटिक्स के व्यवहारिक प्रयोग क्या क्या है? चिकित्सा के क्षेत्र में अगर बात करें तो वर्तमान समय में रोबोट के द्वारा विविध प्रकार के शल्य कार्य किए जाते हैं। इनमें मस्तिष्क सर्जरी, हार्ट बाईपास सर्जरी जो है रोबोट के माध्यम से
जो है किया जाता है। आदि के साथ साथ नैनो रोबोट का प्रयोग कर कैंसर से क्षतिग्रस्त कोशिकाओं की जो है मरम्मत भी की जाती है। इसी प्रकार दंत चिकित्सक डेंटल इम्प्लांट सर्जरी में रोबोट का प्रयोग करते हैं। साथ ही प्रोस्थेटिक चिकित्सा विज्ञान में तथा टेलीमेडिसिन में भी रोबोटिक्स का जो है अनुप्रयोग हो रहा है व्यापक तौर पे। औद्योगिक क्षेत्र में अगर बात करें तो औद्योगिक कार्यों में भी वर्तमान समय में व्यापक रूप से रोबोट का प्रयोग हो रहा है। इसका प्रयोग सामान्यतः मानव के लिए हानिकारक कार्यों जैसे वेल्डिंग आदि में किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है इसी प्रकार विविध छोटे बड़े सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखने, ऑटोमोबाइल्स उद्योग में सतत रूप से पुनरावृत्ति कार्यों तथा कम लागत में अधिक कार्य करने में रोबोट्स का प्रयोग किया जाता है। सैन्य क्षेत्र में भी रोबोट्स का प्रयोग किया जाता है। डीआरडीओ ने दक्ष नामक रोबोट का निर्माण किया है, जिसका प्रयोग विस्फोटकों का पता लगाने तथा उसे सुरक्षित रूप से नष्ट करने से किया जाता है। इसके बाद है इसी प्रकार डीआरडीओ जो है अत्यंत उन्नत एवं बौद्धिक क्षमताओं से युक्त रोबोट सेना के निर्माण में भी संलग्न है। कृषि क्षेत्र में अगर बात करें तो विकसित देशों में फसल बुआई, कटाई, क्लाउड सीडिंग, खरपतवार नियंत्रण, मृदा जांच आदि कार्यों में भी रोबोट्स का प्रयोग किया जाता है। और इसी प्रकार पशुधन उद्योग में इसका ऑटोमेटिक मिल्किंग, वॉशिंग एवं कास्टिंग आदि कार्यों में भी रोबोट्स का प्रयोग किया जाता है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, समुद्र विज्ञान, दवा उद्योग, दुर्गम एवं खतरनाक क्षेत्रों की सुरक्षा, विभिन्न प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाओं में राहत एवं बचाव कार्यों में रोबोटिक्स का अनुप्रयोग व्यापक तौर पर किया जा रहा है। इस प्रकार रोबोटिक्स एवं उससे संबंधित अनुप्रयोग मानव सभ्यता तथा समाज के लिए व्यापक रूप से कल्याणकारी है। भारत में रोबोटिक्स प्रारंभ में अगर बात करें तो रोबोटिक्स क्षेत्र में भारत की प्रगति धीमी रही, परंतु पिछले 4 से 5 वर्षों में इस क्षेत्र में तेजी से प्रसार और विस्तार हुआ है। भारत में वर्तमान में चिकित्सा, रक्षा, उद्योग, कृषि, परिवहन, संचार, मेडिसिन आदि क्षेत्रों में कार्य करने वाले रोबोट का विकास और प्रयोग किया जा रहा है। भारत में वर्तमान में कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं रोबोटिक्स केंद्र स्थापना जो है 1986 में बेंगलुरु में हुआ था। तो भारत में वर्तमान में कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं रोबोटिक्स केंद्र रोबोटिक्स सोसाइटी ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 2011 में किया गया था, आदि संस्थान रोबोटिक्स के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इसी प्रकार भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बेंगलुरु तथा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैदराबाद आदि प्रमुख है, याद रखिएगा। इसके बाद है रडार क्या है? रडार का तात्पर्य है रेडियो डिटेक्शन एंड रेजिंग। इसका प्रयोग किसी वस्तु के स्थान, दूरी, गति, ऊंचाई, दिशा आदि के लिए प्रयोग किया जाता है। उक्त स्थितियों का आकलन रडार के द्वारा रेडियो तरंगों को सभी दिशाओं में जो है प्रसारित करता है। ठीक है, रडार के अनुप्रयोग क्या है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो रक्षा क्षेत्र में इसका उपयोग लक्ष्य निर्धारण, लक्ष्य पहचान तथा हथियार नियंत्रण के लिए किया जाता है। हथियारों का मार्गदर्शन के लिए मिसाइल प्रणाली के साथ ही साथ शत्रुओं के प्रमुख स्थानों को मानचित्र पर ट्रैक करना शामिल है। रिमोट सेंसिंग रडार का प्रयोग मौसम के अवलोकन तथा ग्रहों की स्थिति देखने, समुद्री बर्फ की निगरानी करने तथा जहाजों के लिए सुगम मार्ग सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। इसके साथ ही देखिए, वाहन की गति निर्धारण में ट्रैफिक पुलिस के द्वारा रडार का प्रयोग किया जाता है। हवाई यातायात को नियंत्रित करने, टर्मिनलों में विमान की स्थिति का पता लगाने के लिए और जल परिवहन में जहाजों के लिए सुगम मार्ग सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। अंतरिक्ष क्षेत्र में चंद्रमा जैसे उपग्रहों, ग्रहों तथा आकाशीय पिंडों पर लैंडिंग करने, उल्काओं पर नजर रखने, ग्रहीय प्रणालियों के अवलोकन एवं उपग्रहों का पता लगाने में किया जाता है। इस पर आधारित पहला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कण को त्वरित करने के लिए साइक्लोट्रॉन का प्रयोग जो है प्रयुक्त किया जाता है? बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा फोटोन। ठीक है, सूर्य में ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय संलयन के द्वारा। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। थर्ड नंबर है, तारे जो है अपनी ऊर्जा निम्न में से किस प्रकार प्राप्त करते हैं? तो याद रखिएगा, नाभिकीय संलयन से। प्रश्न संख्या 4, सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण क्या है? सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण है हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन। प्रश्न संख्या 5 है, वह कौन सा कथन नाभिकीय विखंडन से संबंधित नहीं है?
वह कौन सा कथन नाभिकीय विखंडन से संबंधित नहीं है? तो तारों में ऊर्जा उत्पन्न करना। 6 नंबर है, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो सौर से। 7 नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नाभिकीय रिएक्टर में स्वपोषित श्रृंखला अभिक्रिया संभव है क्योंकि बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए इसमें 4 कथन दिया गया है, आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं। तो पहला कथन है, प्रत्येक विखंडन अभिक्रिया में अपेक्षाकृत अधिक न्यूट्रॉन निर्मुक्त होते हैं। तो बताइए क्या यह सही है? देखिए पहला जो कथन है बिल्कुल सही है, और तीसरा कथन भी सत्य है, द्रुत न्यूट्रॉन ग्रेफाइट के द्वारा मंदित किए जाते हैं। तो इसका सही जो ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 8, परमाणु रिएक्टर क्या है? परमाणु रिएक्टर क्या है? तो आणविक भट्ठी है। 9 नंबर है, आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में नाभिकीय नैदानिक चिकित्सा और उपचार के प्रभावी उपकरणों के रूप में उभर रही है। ये वास्तव में बताइए वास्तव में क्या है? ये वास्तव में रेडियो आइसोटोप्स है। प्रश्न संख्या 10 है, भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है थोरियम। 11 नंबर है, एक रेडियोधर्मी तत्व जिसके भारतवर्ष में बड़े भंडार पाए जाते हैं, वह कौन सा है? बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा थोरियम इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 12 है, कुछ लोगों का सोचना है कि तेजी से बढ़ रही ऊर्जा आवश्यकता को पूरा करने के लिए भारत को थोरियम को नाभिकीय ऊर्जा के भविष्य के ईंधन के रूप में विकसित करने के लिए शोध और विकास करना चाहिए। इस संदर्भ में थोरियम यूरेनियम के तुलना में कैसे अधिक लाभकारी है? ठीक है, इस पर आधारित कुछ कथन दिए गए हैं। अब बताइए कथन को स्टडी कर कि कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन है, प्रकृति में यूरेनियम के तुलना में थोरियम के कहीं अधिक भंडार है। ठीक है, और इसमें जो दूसरा कथन है, उत्खनन प्राप्त खनिज से मिलने वाली प्रति इकाई द्रव्यमान ऊर्जा की तुलना की जाए तो थोरियम प्राकृतिक यूरेनियम के तुलना में कहीं अधिक ऊर्जा उत्पन्न करता है। तीसरा है, थोरियम यूरेनियम के तुलना में कम नुकसानदेह अपशिष्ट उत्पादित करता है। तो तीनों कथन सत्य है, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं और 13 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व परमाणु ईंधन के श्रेणी में नहीं आता है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व परमाणु ईंधन के श्रेणी में नहीं आता है? तो कैडमियम। 14 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन ईंधन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन ईंधन नहीं है? तो हीलियम। 15 नंबर, निम्नलिखित में से किसका नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है? किसका प्रयोग जो है नाभिकीय ईंधन के रूप में नहीं किया जा सकता है? तो कैल्शियम का। आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर है, किसका परमाणुीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लेड। 17 नंबर है, न्यूक्लियर बम बनाने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो न्यूक्लियर बम बनाने के लिए यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। 18 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा यूरेनियम समस्थानिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र में ऊर्जा उत्पन्न करने में प्रयोग किया जाता है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा यूरेनियम समस्थानिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र में ऊर्जा उत्पन्न करने में प्रयोग किया जाता है? याद रखिएगा यूरेनियम 235। 19 नंबर है, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग होता है? यूरेनियम का। 20 नंबर है, सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है, तो चलिए मिलान करते हैं। देखिए परमाणु शक्ति केंद्र एक तरफ और राज्य का नाम एक तरफ। ठीक है, तो मिलान कीजिए। जो कलपक्कम है ये कहां पर है? कलपक्कम याद रखिएगा तमिलनाडु में है, नरोरा उत्तर प्रदेश में है, काकरापारा कहां पर है? काकरापारा गुजरात में है, और ट्राम्बे कहां पर है? बताइए, सॉरी ट्राम्बे जो है आपका महाराष्ट्र में है। याद रखिएगा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 21 नंबर है, नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है, किसके रूप में? तो नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का प्रयोग जो है विमंदक के रूप में किया जाता है। 22 नंबर है, नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो आपको मालूम है D2O भारी जल। तो नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग होता है? D2O का। 23 नंबर है, एक ब्रेडर रिएक्टर वह है। एक ब्रेडर रिएक्टर क्या है?
जो विखंडन होने वाले पदार्थ को उससे अधिक उत्पन्न करता है ब्रेडर रिएक्टर कहलाता है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 24 नंबर है, पोखरण नाभिकीय परीक्षण 1974 का आधिकारिक कोड क्या था? बताइए। पोखरण नाभिकीय परीक्षण 1974 का आधिकारिक कोड था स्माइलिंग बुद्धा। ऑप्शन ए बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 25 से, पोखरण परीक्षण सेकंड कब किया गया था? पोखरण परीक्षण सेकंड जो है 11 मई 1998 में किया गया था। 26 नंबर है, मई 1998 में पोखरण में भारत ने 5 परमाणु परीक्षण किए थे। पोखरण किस राज्य में स्थित है? 1998 में पोखरण में भारत ने 5 परमाणु परीक्षण किया था। पोखरण जो है राजस्थान में स्थित है, याद रखिएगा। 27 नंबर है, नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में क्या अंतर है? नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में जो अंतर है वह यह अंतर है कि नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है, याद रखिएगा। 28 नंबर है, एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु 4 महीने है। ठीक है, एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु 4 महीने है। इस पदार्थ के 3/4 भाग का क्षय होने में समय लगेगा। कितना समय लगेगा? 8 महीने। और प्रश्न संख्या 29 है, 29 में पूछा गया कि एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु 10 दिन है। इसका अभिप्राय क्या है? इसका अभिप्राय है कि पदार्थ के 3/4 भाग का विघटन 20 दिनों में हो जाएगा। और इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था किसके द्वारा? एडवर्ड टेलर के द्वारा। और इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में जो है हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे, मिसलेनियस को डिस्कस करेंगे, विविध को डिस्कस करेंगे। और देखिए आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम क्विज ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। और जिन लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम क्विज ग्रुप में या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पे इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को शेयर कर दिया गया है। और वहां से आप जो है पीडीएफ प्राप्त करने का जो तरीका है आप जान पाएंगे और पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। और आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।